नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा हाई कोर्ट ने काफ़ी अच्छा जजमेंट दिया हस्बैंड के फेवर में, जिसमें कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि अगर पत्नी सक्षम है, पढ़ी लिखी है, तो वो घर में खाली हाथ नहीं बैठ सकती और उसे अपनी योग्यता अनुसार जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको कमाना पड़ेगा। ठीक है, ये जजमेंट उड़ीसा हाई कोर्ट ने दिया। और जजमेंट जो है मदन कुमार सतपथी वर्सेस प्रियदर्शिनी, ठीक है, RPFAM अब 417/2023, ये इसका जो साइटेशन जजमेंट का नंबर है। ठीक है, हालांकि हमने इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, कई लोगों ने देख लिया होगा। ऐसे जजमेंट तभी निकल कर आते हैं जब आप शुरुआत से इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। कई बार क्या लगभग सभी केसों में एडवोकेट गलतियां ये करते हैं कि जिस आपको मेंटेनेंस से बचने के लिए जिस ग्राउंड को लेना है वो ग्राउंड शुरुआत से आप लेकर चलते नहीं हैं। एक भेड़ चाल चलते हुए जो केस दर्ज हुआ, उस केस में आपने जो सारे वकील करते हैं वही करते हुए आपने क्या किया 125 में कि उसका आपने रिप्लाई फाइल कर दिया। रिप्लाई फाइल करने के बाद जो है कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर कर देती है। इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर करने के बाद जो है कोर्ट केस को आगे बढ़ाया जाता है। अब उसमें पत्नियां चालाकी ये करती हैं कि वो मेंटेनेंस का जो इंटरिम ऑर्डर उसके बाद वो कोर्ट आती ही नहीं है। 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे निकल जाता है और हमारा जो वकील है वो कुछ करता नहीं है। फटाफट उसको एविडेंस पे लगवाना चाहिए और उसके बाद जो है क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करना चाहिए। और उसमें भी इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि आप अगर पति से अलग रह रही हैं तो कोई कारण है आपके पास, कोई एविडेंस आपने दिया है, इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर फाइनल आर्गुमेंट में भी इस चीज़ को लेके आना चाहिए, तब जाके कहीं कोर्ट हमसे कन्विंस होती है। हम शुरुआत में क्या भेड़ चाल चल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आखिरी में फाइनल आर्गुमेंट में अगर 4 लाइन बोल दोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसी गलतियां जनरली आपके एडवोकेट्स करते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा ही जजमेंट दिया था। ये जजमेंट है शिव कुमार यादव वर्सेस श्रीमती संतोषी यादव। ठीक है, 2004 का ये जजमेंट है बिलासपुर हाई कोर्ट का, जिसमें कि कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण के दावे को खारिज कर दिया था। और कोर्ट का ये कहना था कि पत्नी के पास पति से अलग रहने का कोई भी ग्राउंड नहीं है, इसलिए पत्नी को किसी भी तरह के भरण पोषण का अधिकार नहीं है। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट था। ठीक है, काफ़ी अच्छा जजमेंट है ये। और ऐसे कई जजमेंट्स कोर्ट ने दिए हुए हैं जहां पर कि वाइफ अगर ये प्रूव नहीं कर पाई है कि उसके पास अलग रहने का कोई ग्राउंड नहीं है, तब उसको जो है भरण पोषण नहीं मिलता। ठीक है, एक जजमेंट दिल्ली की मेरे ख्याल से 30,000 कोर्ट ने दिया था। ये दिल्ली की लोकल कोर्ट है। ये जजमेंट बड़ा अच्छा था। ये ऐसे जजमेंट आने चाहिए। ये केस हुआ था अनुराधा स्वाति कौशिक वर्सेस अश्विनी शर्मा। ठीक है, इसका सिविल अपील नंबर था, केस नंबर था 37/14। ठीक है, जज का नाम था अनुराधा शुक्ला। ये जजमेंट कुछ ऐसा है कि इसमें जो जज ने जजमेंट देते हुए ये कहा था कि वाइफ क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, और वाइफ के पास अभी नौकरी नहीं है, तो नौकरी ढूंढने के लिए कितना समय चाहिए? 1 महीने, 2 महीने, ठीक है, या 3-4 महीने। तो जज ने वाइफ को कहा था कि हम आपको 1 साल का समय देते हैं। 1 साल तक आपके पति आपको भरण पोषण देंगे और 1 साल खत्म होते ही ऑटोमेटिक जो है वो भरण पोषण बंद कर देंगे। आप 1 साल के भीतर नौकरी ढूंढिए। तो ये जजमेंट काफ़ी अच्छा जजमेंट था। ठीक है, इस तरह के जजमेंट आते रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत लॉजिकल जजमेंट था। भाई आप पढ़े लिखे हैं तो आप नौकरी ढूंढिए। चलिए 1 साल का आपको समय देते हैं, पति भी खुश कि 1 साल तक ही भरण पोषण देना, उसके बाद नहीं देना है। तो ऐसे जजमेंट लॉजिकल जजमेंट होते हैं। काफ़ी अच्छा जजमेंट था, लेकिन ऐसे जजमेंट बहुत कम निकल के आते हैं और मेरे ख्याल से इस तरह के जजमेंट की ही आवश्यकता है। अगर कोर्ट जो है भरण पोषण के जजमेंट सोच समझ कर देना शुरू कर दे
तो मैं दावे से कहता हूं कि जितनी भी मेंटेनेंस के केसेस चल रहे हैं उसमें से आधे खारिज हो जाएंगे, या फिर मैं कहूँ कि आधे खत्म हो जाएंगे। भाई आज इतने सारे भरण पोषण के मामले हमारे देश में चल रहे हैं, तो वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोर्ट जो है छुट्टा सांड की तरह जो है मन मर्जी जजमेंट दे रही है। और इसके लिए वकील भी जिम्मेदार है। क्या होता है कि जब कोई माहौल पैदा हो जाता है तो उस माहौल से निकलने में कई लोग हिम्मत नहीं कर पाते। जहाँ पर एक कोर्ट के अंदर वकीलों द्वारा ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि सर भरण पोषण तो वाइफ को मिलना चाहिए, ऐसे कितने वकील हैं जो इस चीज़ के साथ केस लड़ रहे हैं कि भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। भाई भरण पोषण ना देने की प्रोविजन भी तो दे के रखे हैं। जो 125 की का सब क्लॉज 4 है, वो कहता है भरण पोषण नहीं दिया जाएगा अगर पत्नी के पास अलग रहने का कोई कारण नहीं है। तो उसके अलावा उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो कैरेक्टरलेस है तो भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। फिर उसमें जो उसकी डेफिनेशन है सेक्शन 125 की, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर वो कमाने में सक्षम नहीं है, मतलब कि अगर आप ये पूछ लें कि सक्षम है या नहीं कैसे, तो उस ग्राउंड पर भी मेंटेनेंस खारिज होगा। तो मेंटेनेंस खारिज करने के प्रोविजन दे के रखे हैं, मगर इन पॉइंट्स पर कितने वकील केस लड़ रहे हैं? तो इसका आंसर यही है कि शायद कोई नहीं लड़ रहा है। उल्टा हर वकील यही कहता है कि अरे भरण पोषण तो देना पड़ेगा। भरण पोषण देना तब आवश्यक हो जाता है जब वाइफ जो है ये प्रूव कर सके कि उसका पति के साथ रहना पॉसिबल नहीं है, या फिर वाइफ को बच्चा भी हो, बच्चा छोटा हो, तो वहाँ पर भी कई बार जो है भरण पोषण देना आवश्यक है। क्योंकि चलो वाइफ तो गलत है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो उसमें इन पॉइंट्स को कोर्ट कंसीडर करती है कई बार। लेकिन जहाँ पर बच्चे बड़े हो चुके हैं, बालिग हैं, या फिर बच्ची है ही नहीं, और वहाँ पर हम कहीं ना कहीं अगर थोड़ी मेहनत करें तो हम साबित कर सकते हैं। और बस इसमें बात यहीं पर आती है कि हमारा वकील कितनी मेहनत कर रहा है। तो ये निर्णय इसीलिए निकल के आते हैं कि जहाँ वकील ढंग का है वहाँ पर ऐसे निर्णय निकल के आ जाते हैं, जहाँ वकील ढंग का नहीं है वहाँ पर इस तरह के निर्णय निकल के नहीं आते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है डोमेस्टिक वायलेंस में जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है ये, और इसमें काफ़ी अच्छा फैसला दिया गया था। अयूब खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये केस हुआ था, और इसमें जो है हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस में एविडेंस देकर प्रूव करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, एफिडेविट से काम नहीं चलेगा। घरेलू हिंसा का मुकदमा तो बहुत ही बड़ा मजाक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बस लगा दिए जाते हैं, लच्छेदार चीज़ें बोल दी जाती हैं, कुछ भी प्रूव नहीं किया जाता। जहां मुकदमे को 60 दिन में ख़त्म करने का नियम है, वही वो मुकदमे 6-6, 7-7 साल चल रहे हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसों को तो जल्दी ख़त्म करवाना चाहिए, क्योंकि घरेलू हिंसा अगर करी ही नहीं है तो प्रूव कैसे करेगा कोई। तो इसमें क्लियरली ये बात बोली गई है। इसके अलावा अशीन कश्मीरी वर्सेस पुष्कर कश्मीरी, ये जो जजमेंट है इसमें भी हाई कोर्ट का ये कहना है कि प्राइमा फेसिया जज को सेटिस्फाई होना जरूरी है कि घरेलू हिंसा हुई है। उसके बाद ही जो है जज डोमेस्टिक वायलेंस का नोटिस जारी कर सकता है और इंटरिम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 23 ग्रांट कर सकता है। तो जज को ये बात मेंशन करनी पड़ेगी प्राइमा फेसिया कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो अगर जज को ये बात मेंशन करना है तो फिर हमें भी चाहिए कि हम शुरुआत से इस पॉइंट पर फोकस करें कि सर डोमेस्टिक वायलेंस तो हुआ ही नहीं है, प्राइमा फेसिया सिर्फ उसने आरोप लगाए हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिखाई दे रहा है जिससे घरेलू हिंसा हुई हो। जब आप इन चीज़ों को स्टार्टिंग में रखना शुरू कर देंगे तो जज को विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ कहाँ है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। घरेलू हिंसा लगा, हमने रिप्लाई फाइल कर दिया, इंटरिम का ही फाइल कर दिया, अगली तारीख पे इंटरिम में बहस और इंटरिम ग्रांट। ठीक, तो सारे लोग जो हैं वो भेड़ चाल चल के केस लड़ते हैं, तो फिर कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजमेंट कहाँ से निकल के आएगा। तो ये जो हमारे देश में
जो केसेस चल रहे हैं इसके पीछे एक कारण ये भी है, हम कहते हैं कि जज जो है वो बायस्ड है, बिल्कुल मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, मगर एक कारण ये भी है कि हम केस को सही से लड़ते नहीं हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर जिनके भी मुकदमे चल रहे हैं उनको एक पिटीशन लगानी चाहिए। ठीक है। इस पे एक जजमेंट हुआ था, वो शायद चेन्नई हाई कोर्ट का था मेरे ख्याल से। वो काफ़ी अच्छा जजमेंट था। वो मैं सर्च करूंगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं शायद उसके बारे में ग्रुप में डाल दूंगा। उस जजमेंट में चेन्नई हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पर दो केस नहीं चल सकते। ठीक है। अब चेन्नई हाई कोर्ट ने ये बात कही, लेकिन ये बात हम बहुत समय से कह रहे थे। जो भी फैमिली मैटर्स में केस आप पे चलते हैं, 5, 6, 7, 8 जितने मुकदमे आप पे लगे हैं, उन सब में कभी आप नोटिस करो तो कहानी एक ही रहती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली जो आर्टिकल 20/2 सब क्लॉज 2, जिसको डबल जोपार्डी कहा जाता है। डबल जोपार्डी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति पर एक ही समव्यवहार या एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है। उसमें साफली लिखा हुआ है। यहाँ पर पति के ऊपर जो कहानी 498A में है वही डोमेस्टिक वायलेंस में है, वही 125 में है, वही तलाक के मुकदमे में है, वही स्त्री धन के मुकदमे में है, वही चाइल्ड कस्टडी के मुकदमे में है। तो कभी आप लोगों ने इस चीज़ को फोकस नहीं किया। आप सारे केसों को पढ़िए और उसमें जो कॉज ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, मारता था, पीटता, दहेज मांगता था, इस तारीख को ये किया, उन सबको कलेक्ट करके एक केस लगा, PIL या रिट जो भी आप लगा सकते हैं अपने वकील के माध्यम से अपने एरिया के हाई कोर्ट में लगाइए और उसमें आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का हवाला दीजिए। देखते हैं हाई कोर्ट क्या निर्णय इसमें देती है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा निर्णय निकल के आया, कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म आए। हमारे पास ऐसा कुछ आएगा तो हम तो करेंगे ही, लेकिन जो भी इन केसों से परेशान चल रहे हैं उनको इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि सभी में जो है कहानी सेम है। एक ही कहानी पर एक ही व्यक्ति पर एक से अधिक मुकदमा चल ही नहीं सकता। इतने सारे मुकदमे कैसे चल रहे हैं? ये तो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो इस पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कहानी सेम रहती है, तो ये कहने के कानून का मजाक भी है और जुडिशरी ने कभी इस पर फोकस नहीं किया। मेरा तो ये कहना था कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस नामक कानून होना नहीं चाहिए था देश में, क्योंकि हमारे पास पहले से IPC 498A था और 498A जो है वो कहीं से भी दहेज का कानून नहीं है। अब कई लोग इसको दहेज कानून के नाम से जानते, दहेज कानून नहीं है ये। दहेज कानून तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अलग ही बना हुआ है। ठीक है, उसमें 5 साल की जेल है, लेकिन जो 498 जिसमें 3 साल की जेल है, ये जो महिला के साथ हिंसा होती है उसको रोकने के लिए ही लाया गया था। तो जब ये कानून पहले से ही था तो घरेलू हिंसा बनाया किस लिए? और रही भरण पोषण की बात, उसके लिए 125 का कानून पहले से ही था, 125 CRPC। तो फिर डोमेस्टिक वाले में भरण पोषण क्यों डाल दिया? मतलब कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि देश के अंदर 5 करोड़ मामले पेंडिंग है, तो वो इसीलिए पेंडिंग है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण कानून संसद बनाती है, जो अनपढ़ नेता वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट में वो लोग बनाते हैं, और जो पढ़े लिखे नेता बैठे हैं जिनको हम जज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में, वो इसका विरोध भी नहीं करते, जबकि उनको संविधान ने पूरी पावर दे के रखी है। वो अगर चाहें तो इन चीज़ों को मतलब सिरे से खारिज कर सकते हैं। वो इसे जो कानून है, सॉरी जो आपका संविधान है जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, उसके आधार पर इन सारे कानूनों को उड़ाने की ताकत सुप्रीम कोर्ट रखता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ये काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो लॉबी है वो कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट है। ठीक है, मैं ज़्यादा इस चीज़ पे बात नहीं करूँगा, लेकिन आपकी जो जुडिशरी है वो जाति, धर्म और लिंग और भाषा, इन सारी चीज़ों को लेकर बायस्ड है, भेदभाव करती है। ठीक, जो हम जो वीडियो फाइनली जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो जो मतलब फैमिली मैटर से उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो अगर मैं लैंगिक भेदभाव की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ऐसी है, हाई कोर्ट भी ऐसे हैं। मतलब इनके अंदर कोई अंडरग्राउंड कुछ गुटबाजी चलती है, या कुछ ऐसा सिस्टम इन्होंने बना के रखा है, या ऐसी ट्रेनिंग ये लोग देते हैं कि
आपको एनी हाउ महिला के फेवर में ही बात करनी है, ठीक है। जैसे भाई हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं तो आपने देखे होंगे कि कोई न्यूज़ चैनल कांग्रेस का समर्थक है, कोई बीजेपी का है ना। तो वही हाल आपकी जुडिशरी का भी है, ठीक है। धर्म को लेकर किस धर्म के समर्थक किसके विरोधी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भाषा को लेकर किस भाषा के समर्थक किस भाषा के विरोधी ये भी बताने की आवश्यकता। ये बातें आप सभी लोग जानते हैं, खासकर वो लोग जो थोड़ा अपडेट रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। उसी तरीके से जो है ये फैमिली मैटर्स को लेकर और या फिर स्त्री पुरुष की बात की जाए, उसमें जुडिशरी किसकी समर्थक है और किसकी नहीं है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आए दिन जजमेंट पढ़ के देखते हैं। हमारे एमपी हाईकोर्ट में एक जज हैं जस्टिस आलूवालिया, ये हाईकोर्ट में जज हैं, सरदार जी हैं। ये हमेशा ही महिला के फेवर में फैसले देते हैं। इनके वीडियो में देखता रहता हूँ, ये लड़का या उसके वकील को सुनना ही नहीं चाहते, उसको बोलने ही नहीं देते। और हमेशा मतलब कि जो विवाह का ऑब्जेक्ट है उसको ही नष्ट कर रही जुडिशरी। इनके मैंने कई वीडियो देखे, कई जजमेंट पढ़े, हमेशा फीमेल के फेवर में ही जजमेंट देना इनका काम है। मतलब ये इसको मैं अन्याय की पराकाष्ठा बोल सकता हूँ। अभी कल परसों इन्होंने जजमेंट जो दिया वो भी थोड़ा चौंकाने वाला है। उसमें उन्होंने ये कहा कि पत्नी भले किसी दूसरे पुरुष से प्यार करती है, लेकिन अगर उसका उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं है तो उसको चरित्रहीन नहीं माना जा सकता। अब मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आई कि जज साहब चरित्रहीनता की परिभाषा क्या गढ़ रहे हैं। भाई चरित्रहीनता का मतलब सेक्स करना ही नहीं होता। मतलब जुडिशरी ने चरित्रहीनता की डेफिनेशन गढ़ के रखी है कि सेक्स करो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, वो चरित्रहीनता है। भाई वो चरित्रहीनता हो सकती है, लेकिन सिर्फ वही चरित्रहीनता नहीं होती, ठीक है। सिर्फ उसी को चरित्रहीनता नहीं कह सकते, उसके अलावा भी चरित्रहीनता के कई आयाम होते हैं। तो जो जज साहब हैं ये तो खुल्लम खुल्ला जजमेंट देख के समझ में आ रहा है कि वो तो महिला के फेवर की ही बात कर रहे हैं, न्याय के पक्ष की बात नहीं कर रहे वो। अरे भाई अगर शराब की दुकान पर बैठकर मैं दूध भी पीऊंगा तो दुनिया यही सोचेगी कि मैं शराब पी रहा हूँ, यही होना है। अब उसमें अगर आप कहो कि दुनिया की गलती है, नज़रिया बदलो, तो नहीं, गलती दुनिया की नहीं, गलती आपकी है। अगर आप शराब की दुकान में बैठकर दूध पिएंगे तो गलती आपकी ही है, दुनिया की कोई गलती नहीं है। दुनिया को बस सिखाओ क्या करना क्या। जो भी किसी नई घटना को देखकर हमारे मन में जो भी विचार उठता है वो विचार सही होता है। ये अलग बात है कि बाद में कुछ लोग आते हैं और हमारे विचारों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, ठीक है। जब हमारे देश में अश्लील फिल्में आना शुरू हुई थी तो हमारे पूरे समाज ने, पूरे देश ने कहा था कि ये गलत है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। फिर कुछ नंगे लोग समाज में आ गए जिनको लिबरल कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट भी कहते हैं इनको। इन्होंने नज़रिए की बात करना शुरू कर दी कि भैया तुम्हारा नज़रिया गलत है, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो यही चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं यही चीज़ें जो हैं हमारे समाज को दूषित करती हैं। तो जज साहब ने जो जजमेंट दिया ये जजमेंट पूरा ही गलत है। भाई चरित्रहीनता का सिर्फ यही अर्थ नहीं होता कि कोई किसी के साथ बिस्तर में सोए। चरित्रहीनता की इसके अलावा ही कई मायने हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि एक महिला किसी पुरुष को प्यार तो कर रही है लेकिन उससे संबंध ना बना रही हो। भाई 24 घंटे पति तो घर में रहता नहीं है। इतनी सारी बातें हैं, क्या जज साहब ने इन पे विचार किया? और वहां पति साबित कर गया कि ये किसी और को पसंद करती है, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको भरण पोषण दिया जाए। तो ये बड़े अजीबोगरीब जजमेंट है। मतलब मुझे लगता है कि जजों को चरित्रहीनता की परिभाषा ही नहीं पता है। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप कम से कम इतने मैच्योर तो बनिए कि आप हाई कोर्ट जज बनकर बैठे हुए हैं, इतनी मैच्योरिटी तो आपके अंदर हो। वरना जो शादी का जो ऑब्जेक्ट है, विवाह का उद्देश्य, वो तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर रहा है तो ये उस स्त्री की जिम्मेदारी बन जाती है कि मरते दम तक उस पुरुष का साथ निभाना है, चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। विवाह का ये मतलब होता है।
विवाह का ये मतलब नहीं होता कि पति की लाइफ में संकट आया तो पत्नी भाग गई मायके और केस लगा दी और भरण पोषण की मांग शुरू कर दी। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जुडिशरी इनके साथ खड़ी है। तो जो जुडिशरी है वो खुद ही विवाह के ऑब्जेक्ट को खत्म कर रही है, क्योंकि विवाह का जो ऑब्जेक्ट ये है ही नहीं। आपने कई बार पढ़ा होगा कि पति को गंभीर बीमारी थी तो पत्नी ने लिया तलाक, और पत्नी को तलाक का अधिकार। तो भैया फिर शादी का अर्थ क्या रह गया? शादी का ये मतलब थोड़ी है कि जब तक मैं सुखी रहूं, जब तक मेरे पास पैसा हो तब तक तुम मेरे साथ रहो, और जब ये चीज़ें खत्म हो जाए तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। तो ये शादी का ये अर्थ है ही नहीं, लेकिन जुडिशरी ने शादी का यही अर्थ निकाल दिया। तो फिर शादी करने का मतलब क्या रह गया? फिर विवाह का अर्थ क्या है? फिर जीवन साथी कहाँ से हुआ वो? और इन चीज़ों को लेकर संसद में डिबेट क्यों नहीं होती? और इन चीज़ों को लेकर जुडिशरी के अंदर बहस क्यों नहीं होती? और ये बहस के मुद्दे है ही नहीं, ये तो चिंतन करने के मुद्दे हैं। क्योंकि बहस जो होती है वो मूर्खों का आभूषण होती है। एक मूर्ख व्यक्ति बहस करता है, समझदार नहीं। समझदार चिंतन करते हैं। ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में दूत बनकर आए थे कौरवों के पास, तो वो चिंतन कर रहे थे, वो बहस नहीं कर रहे थे। और चिंतन करने वाला व्यक्ति 4-5 पॉइंट ही बोलता है, फालतू बातें नहीं करता। और जो बहस करता है वो गाहे बगाहे पूरी ताकत झोंक देता है कि मैंने जो बोला वो सही है बस। अगर बहस करने वाले व्यक्ति के मुंह से ये निकलेगा कि रस्सी ही सांप है, तो वो रस्सी को सांप साबित करने में पूरी ताकत झोंक देगा। और यही होता है। तो जुडिशरी जो है कभी चिंतन नहीं करती इन चीज़ों का कि इनका मीनिंग क्या निकलेगा। फिर जब इनका यही मीनिंग निकल रहा है कि किसी व्यक्ति का कोई बुरा समय आया तो वाइफ छोड़ के चली गई उसको, ऐसा आए दिन हो रहा है। किसी की जॉब चली जाती है, पत्नी को लगता है कि मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं, वो मायके चली जाती है, फिर सोचती है कि इस पर केस लगा देती हूँ, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, नया जीवन साथी ढूंढ लूँगी। तो न्यायपालिका ने तो विवाह के सारे जो भी उसके ऑब्जेक्ट, जो पवित्रता, ये सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब जज भगवान से ऊपर बन के बैठे हुए हैं। भाई हम हिंदू अगर धर्म की बात करें तो ईश्वर को साक्षी मानकर हम शादी करते हैं। अग्नि जलती है, वह अग्नि निराकार ईश्वर का स्वरूप होती है। हम उसको साक्षी मानकर शादी करते हैं, उसके सामने वचन देते हैं एक दूसरे को। तो उस शादी को तोड़ने का राइट किसी जज को कैसे हो सकता है? और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि उसमें किसी जज को इंटरफेयर करने का भी राइट नहीं होना चाहिए। हिंदू रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी धर्मों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी धर्मों में शादियाँ कुछ अलग तरीके से होती हैं। या फिर ये कहें कि उनमें शादी होती नहीं है, उसको फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। शादी सिर्फ हिंदुओं में होती है। तो जब ईश्वर को साक्षी मान के हम शादी कर रहे हैं तो इन न्यायाधीशों को ये राइट मिल कहाँ से गया? क्या भगवान से बात हुई थी डायरेक्ट? क्योंकि जो मैं ये सवाल कर रहा हूँ इस पे कोई बेवकूफ़ी तर्क दे सकता है कि ये इनको अधिकार संविधान ने दिया। तो संविधान आसमान से टपका है क्या? संविधान तो आप 4-5 लोगों ने मिलकर बना दिया। तो ऐसे तो कोई भी किताब लिख दी जाएगी। मतलब एक किताब लिख के एक दूसरे में अधिकार बांट दो और फिर बोल लो कि इस किताब ने हमको अधिकार दिया। ये किताब तो तुमने लिखी है। तो ये निहायत ही मूर्खतापूर्ण चीज़ें हैं। हमारे यहाँ विवाह के नियम जो थे काफ़ी अलग थे, काफ़ी हाईली जो था क्या कहते हैं रिचुअल्स थे हमारे यहाँ पर। उनके जो नियम थे, कायदे कानून थे, काफ़ी अच्छे थे। उन सब को पिछले 70-75 सालों में न्यायपालिका और संसद ने मिलकर नष्ट कर दिया। जो विवाह के मतलब थे, जो अर्थ हुआ करते थे। एक ज़माना था कि अगर दामाद घर पे जाए तो पूरा घर उसके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता था, क्योंकि दामाद को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कई ऐसे राज्य हैं जहाँ दामाद के पाँव छुए जाते हैं। दामाद जब तक बैठने का ना बोले तब तक ससुर जी बैठते नहीं हैं। ऐसा आज भी कई जगह होता है। पहले सब जगह होता था, फिर धीरे धीरे नियम बदलने लगे। लोगों ने स्टेट वाइज अपने अपने कानून बना लिए। लोग भी कम नहीं हैं, ठीक है। वरना पहले दामाद की बड़ी इज्जत होती थी। आज तो कई लोग दामाद से पाँव छुआते हैं। वरना अगर आप कभी यूपी, बिहार और MP, छत्तीसगढ़ ऐसे कई इलाके हैं जहाँ दामाद के पाँव छुए जाते हैं। और वो इसलिए छुए जाते हैं क्योंकि बेटी के पाँव छुए जाते हैं। आज कई गंवार बेटी से पाँव छुआते हैं, जबकि नियम ये है कि कन्या से पाँव नहीं छुआना चाहिए, ठीक है, और कहीं कभी भी नहीं छुआना चाहिए। तो कन्या के पाँव पहले माता पिता छूते थे, बड़े भाई छूते थे, क्योंकि कन्या वो पवित्र मानी जाती। फिर वो कन्या जिस घर में जाती थी वो घर पूजनीय हो जाता था। तो उस कन्या के कारण उस कन्या के भी पाँव छुए जाते थे। और जो
उसका पति है जो दामाद है उसके पाँव छुए जाते थे, फिर कन्या के जो सास ससुर है उनके पाँव छुए जाते थे। इतने हाई आदर्श कवि हुआ करते थे हमारे देश में। फिर कन्या से जो बच्चे पैदा हो तो नाना नानी उन बच्चों के पाँव छूते थे, मामा उनके पाँव छूते थे, क्योंकि बेटी को ऊंचा दर्जा देते थे पहले। अब आजकल तो हमने कई स्टेटों में देखा है कि बेटी से पाँव छुआते, दामाद से पाँव छुआते हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब कल्चर हर जगह चेंज हो रहा है, ये गलत चीज़ें हैं ये सब। खैर, संस्कृति की बातें तो हमारे कानून में कहीं है ही नहीं। मतलब एक बात बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो विवाह था हमारे देश में, परंपराएं थी, वो सब नष्ट हो चुकी हैं। गिनी चुनी जगह बची हैं और गिने चुने लोग उसको फॉलो करते हैं, वरना तो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही ख़त्म हो रहा है, तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। और इसको ख़त्म करने में जो मेन विलन है, आई एम सॉरी टू से, वो इंडियन जुडिशरी है। और इस पर अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो हालात जो हैं वो आगे बद से बदतर होते जाएंगे। तो उम्मीद है हमने कुछ चीज़ें आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।